everyone and welcome to the 17th video of the ongoing 10 में 10 series. आज भी sequences and series के 10 क्वेश्चन और करेंगे and today will be the last one for sequences series. So let's get started with 10 more questions. Question number 1. If S be the sum, P the product, R be the sum of reciprocals of n terms of a GP. ठीक है, तो पहली बात GP की बात हो रही है और GP हमें दे रखी है क्या? नहीं दे रखी, तो जनरल GP है. जनरल GP है तो भाई मैं GP मान लूंगा. क्या GP मानी मैंने? 1 2 4 8, वही मेरी स्टैंडर्ड GP, ये मान ली. अब वो मेरे को तीन चीजें बोल रहा है, एक तो S उनका सम, P उनका प्रोडक्ट, R उनके रेसिप्रोकल्स का सम n टर्म्स का. तो भाई टर्म्स भी हमारे पास है, तो अपन एक काम करते हैं, तीन टर्म्स की बात करते हैं. ठीक है, लेट्स कीप एज सिंपल एज पॉसिबल. सो हमने n को भी 3 ले लिया. ठीक है भाई, n को 3 ले लिया. अब n को 3 लेने पे एक तो मुझे s चाहिए यानी इन सब का सम, तो 1 + 2 + 4 कितना हो गया? 7. एक मुझे p चाहिए इन सब का प्रोडक्ट, 1 × 2 × 4 कितना हो गया? 8. और एक मुझे r चाहिए इनके रेसिप्रोकल्स का सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, यानी 1/1 + 1/2 + 1/4, यही चाहिए. तो एलसीएम कितना? 4, इधर आएगा 4, इधर 2, इधर 1, कितना आया? 7/4. एस पी आर तीनों आ चुके हैं मेरे पास. अब वो मेरे से क्या वैल्यू पूछ रहा है? p स्क्वायर r है. लेट्स कैलकुलेट p स्क्वायर r है. p स्क्वायर r की पावर है. लेट्स कैलकुलेट दिस. p की वैल्यू कितनी है भाई? 8. 8 का स्क्वायर इंटू r की वैल्यू कितनी है? 7/4. n की वैल्यू कितनी है? 3. राइट, मतलब मेरे को ये कैलकुलेट करना है. सो लेट्स सी कितना आता है. 8 का स्क्वायर 64, 7 का क्यूब जो भी है इसको ऐसे ही छोड़ दिया, डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब 64. तो देखो इससे ये कट गया, तो आपका आंसर 7 की पावर 3 आया, इजंट इट? अब गौर से देखो कि s की वैल्यू 7 थी और n की वैल्यू 3 थी, तो क्या मैं इसको s की पावर n बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको s की पावर n बोल सकता हूँ? तो खत्म हो गई बात. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, s की पावर n. So it is very easy to solve this question using this technique. Is that okay? Let's go to the next question, question number 2. Okay, question number 2 में क्या बोल रहा है? Sum of the series. अब एक सीरीज दे रखी है आपको, ये वाली क्लियरली इनफाइनाइट सीरीज है, लेकिन जीपी नहीं है क्योंकि ऊपर भी टर्म्स चेंज हो रहे. देखो 1 4 7 10, तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते थे? एजीपी, क्योंकि इसमें ऊपर वाले टर्म्स एपी में है, नीचे वाले टर्म्स जीपी में चल रहे हैं. एजीपी को सॉल्व करने के लिए वी यूज अ मेथड व्हिच इज नोन एज मेथड ऑफ डिफरेंसेस. क्या मेथड यूज करते हैं? मेथड ऑफ डिफरेंसेस. ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंसेस में क्या करना है भाई? सबसे पहले इस सीरीज को हमने s माना, 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वायर + 10/5 क्यूब. इस सीरीज को मैंने s माना. ठीक है, इस सीरीज का कॉमन रेशियो आपको दिख रहा है, हर बार 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, हर बार 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है. तो आप इसको दोनों साइड 1/5 से मल्टीप्लाई करो, यानी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो. तो s/5 हो गया. इस 1 को जब 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा. 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 स्क्वायर हो जाएगा. 7/5 स्क्वायर को करेंगे तो 7/5 क्यूब हो जाएगा, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. मेथड ऑफ डिफरेंसेस है ना, तो डिफरेंस लेंगे. व्हाट इज s - s/5? इट इज 4s/5. ठीक है, अब 1 के नीचे तो कुछ नहीं है बिकॉज ये और ये सिमिलर टर्म्स है, तो डायगोनली सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि डायगोनली सिमेट्रिक टर्म्स है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लो. 1 के नीचे तो कुछ नहीं है, 1 को एज इट इज. 4 - 1 3/5. ठीक है, 7 - 4 3/5 स्क्वायर, 10 - 7 3/5 क्यूब, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. ये दिख रहा है. अभी इस 1 को तो भूल जाओ क्योंकि ये कॉपी किया था, लेकिन बाकी का जो सीरीज आया ये वाला, कैन यू सी दैट इट इज इनफाइनाइट जीपी? ये सीरीज इनफाइनाइट जीपी बन गया कि नहीं बन गया? और उसका सम आपको आता है a/1 - r. ठीक है कि नहीं? तो क्या आया भाई यहाँ पे 1 प्लस व्हाट इज a? फर्स्ट टर्म कितना है? 3/5, तो ऊपर तो 3/5. r कितना है भाई? 1/5. देखो इसको इससे जब डिवाइड करोगे तो 1/5 आए, 1 - 1/5. इससे मेरे पास आया 1 + 3/5 अपॉन व्हाट इज 1 - 1/5? 4/5. 5 से 5 कैंसल्ड, 1 + 3/4. व्हाट इज 1 + 3/4? 7/4. ठीक है, ये पूरा किसके बराबर चल रहा है? किसके बराबर चल रहा है? 4s/5, यानी 4s/5 इज इक्वल टू 7/4. सो व्हाट इज s इक्वल टू? क्रॉस मल्टीप्लाई, 35/16. So the correct answer of this question is option C, which is 35/16. Clear? So this is the method of differences. हालांकि इस सवाल को आप कैलकुलेटर के हैक से भी कर सकते थे. ठीक है, आप अगर अपना कैलकुलेटर निकालो और कैलकुलेटर पे ये जो सीरीज दी है उसको टाइप करना चालू करो. टाइप करना चालू करो मतलब 1 + 4/5 करो. ठीक है, तो 4/5 0.8 होता है, तो 1 + 4/5 करते ही तुम्हारे पास 1.8 आता है. राइट, 1.8 आता है. अभी प्लस इसमें करो 7 बाय नेक्स्ट टर्म इज 7/25. ये और ऐड करो इसमें, तो आपके पास कितना आता है भाई?
7 डिवाइडेड बाय 25 करो, देखो 0.28 आता है। इसमें तुम 0.28 जोड़ोगे तो ये 2.08 आ गया, 2.08 आ गया। अब अगला टर्म क्या है, 10 अपॉन 125। अब जैसे जैसे आगे चल रहे हैं ना, तुम देख सकते हो टर्म्स बहुत छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको जोड़ू नहीं जोड़ू कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं अगर 3 टर्म तक जोड़ू तो मेरा आंसर 2.08 आता है। अब अगर इन ऑप्शंस को देखूं मैं ध्यान से, तो कौन सा ऑप्शन 2.08 के आसपास है? सिर्फ ऑप्शन सी है, और तो कोई ऑप्शन ही 2.08 के आसपास नहीं। तो सीधा सीधा कैलकुलेटर के हैक से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अभी बोल रहा है इफ a -3b5c, a -3b5c, ये सब किस में है? एपी में, राइट। आपको सी निकाल, आपको सी निकाल। अभी ध्यान से ऑब्जर्व करो कि 5 टर्म एपी में दिए हैं, तो ये जो बीच वाला टर्म है बी, वो -3 और 5 का अरिथमेटिक मीन होगा ना, है कि नहीं? तो इसका मतलब मैं बी की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ, -3 + 5/2 विच इज 2/2 विच इज 1। इसका मतलब मुझे बी की वैल्यू मिल चुकी है। तो क्या अब मैं ऐसा लिखूं, अब देखो इस पोर्शन को मैं भूल रहा हूं क्योंकि मेरे को सी की वैल्यू चाहिए। बी की वैल्यू 1 मिल चुकी है, यानी 1 5 सी, ये भी तीनों एपी में हुए ना, ये तीनों भी तो एपी में हुए। अगर ये तीनों एपी में हुए तो अब की बार ये जो 5 है वो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन हुआ। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, बीच वाले का डबल फर्स्ट प्लस थर्ड। तो भाई 10 इक्वल टू 1 + सी, तो सी बराबर 9 आ गया कि नहीं आ गया? So the answer for this question is option C, which is 9. ठीक, let's go to the next question, question number 4. Find the sum of n terms of the series. अभी आपको ये सीरीज दे रखी है, इसके n टर्म्स का सम चाहिए। अब ऐसे सवाल में सीरीज का जनरल टर्म लिख के हम सिग्मा लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या हुआ, सिंपलेस्ट तरीका क्या हुआ कि सबसे पहले मैं n को 1 रख देता हूँ मेरी सीरीज। अगर मैं n को 1 रखता हूँ, इसका मतलब मेरे को कितने टर्म्स का सम चाहिए? एक टर्म का। एक टर्म का सम मतलब मेरे को 1 चाहिए, पहला ही टर्म चाहिए भाई 1, ठीक है। अब पहला ही टर्म 1 जब चाहिए, इसका मतलब जिस ऑप्शन में n को 1 रखने पे s मेरा 1 आ जाएगा वो मेरा आंसर। जिस ऑप्शन में n को 1 रखने पे s1 आ जाएगा वो आंसर है। लेट्स ट्राई ऑप्शन ए। इफ यू पुट n इक्वल टू 1, व्हाट डू वी गेट? 1 * 2 * 3 डिवाइडेड बाय 6 व्हिच इज 1। तो ये आंसर आ सकता है डेफिनेटली, अगर और कोई ऑप्शन नहीं आया तो। अब देखो अगर ए ऑप्शन आ चुका है तो बी आ ही नहीं सकता, क्योंकि ए और बी में खाली नीचे फर्क है 3 का, ये आ ही नहीं सकता। सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन में क्या आ रहा है अभी? nn+1, यानी 1 * 2 * n+2, यानी n+2 कितना हुआ? वो भी 3 हुआ, डिवाइडेड बाय 6। देखो इसमें दो ऑप्शन सही आ गए, दो ऑप्शन सही आ गए, इसका मतलब नहीं कि दो आंसर करेक्ट, राइट। ये बात पहले भी सीख रखी। दो ऑप्शन सही आने का मतलब ये हुआ कि अब आपको इन दोनों ऑप्शंस में यू हैव टू ट्राई अनदर वैल्यू ऑफ ए। सो लेट्स ट्राई n = 2। इफ वी ट्राई n = 2, दैट मींस हमें पहला और दूसरा टर्म का सम चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए। n को हमने 2 रख दिया, ठीक है। अब देखो ये पहला टर्म तो तुम्हारा 1 है और दूसरा टर्म तुम्हारा 4 है, तो 1 + 4 5 हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब इस बार s की वैल्यू 5 आनी चाहिए। तो ऑप्शन ए में सबसे पहले मैं क्या रख रहा हूँ? n को 2 रख रहा हूँ। देखो जरा क्या आता है भाई, 2 * 3 * 2 * 2 + 1 5 डिवाइडेड बाय 6। ये देखो इससे 5 आ गया, बस अब ये आंसर करेक्ट है। अब सी से नहीं आएगा, देखिए सी में आप रखोगे तो क्या आएगा भाई? 2 * 3 * 4 डिवाइडेड बाय 6 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 5। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चाहते तो डायरेक्टली n = 2 भी रख सकते, ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस वेयर जनरल series is given to you and you have to check the options, ठीक है। Let's go to the next question, question number 5. The sum of first 20 terms of a GP, सबसे पहली बात GP की बात हो रही है। Sum of first 20 terms यानी S20 is 1025 times that of the first 10 terms, 1025 times the sum of 10 terms, ठीक है। Then common ratio of the GPs, चलो देखते हैं भाई। Sum of 20 terms क्या होता है GP का? GP के n टर्म्स का सम ध्यान है ना भाई, क्या होता है? a1 - rn अपॉन 1 - r, ये होता है ना सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, ये याद करेंगे, ठीक है। तो S20 का मतलब n को 20 रखना है बस, बाकी GP तो पता ही नहीं है। तो a1 - r20 अपॉन 1 - r, ये हो गया, इज इक्वल टू 1025। अब S10 का मतलब n को 10 रख देंगे, तो 1 - r 10 अपॉन 1 - r, इतना आया। अभी आप देखो ये 1 - r से 1 - r गया, a से a गया, ये सब तो कैंसिल। अब स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन क्यों पूछा है उसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ 1 - r20 लिखा है, यहाँ 1 - r10 लिखा है, मतलब यहाँ पे जो पावर है उसी की हाफ पावर यहाँ है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही देगा, ठीक है। तो वहीं से एक ट्रिक भी आती है मेरे पास कि अगर कभी भी वो मेरे को ये दे रहा है कि भाई एस एन
इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ s n/2। ऐसा ही यहाँ पे था ना, देखो ये मेरा k बन गया, ऑलराइट, ये n बन गया, ये n/2 बन गया। तो हमेशा ध्यान रखना आपके पास फाइनली ये आएगा दैट 1 प्लस r की पावर n/2 विल बी इक्वल टू k। यहां से आप r निकालते हमेशा ही आए, ठीक है। अब लेट्स चेक हियर। तो अभी यहाँ पे आप देखो जरा, ये 1 माइनस r20 दिखता है तुमको, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस r10 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना भाई, 1 माइनस r10 का स्क्वायर इज r20। अब इसमें मैंने लगाया, इनफैक्ट 1 को भी 1 स्क्वायर पढ़ लो, तो इसमें मैंने लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये होगा इसके फैक्टर, इज इक्वल टू 1025 टाइम्स ऑफ 1 माइनस r10। अभी आप देख रहे हो 1 माइनस r10 कैंसिल, तो आपके पास फाइनली 1 प्लस r10 इक्वल टू 1025, वही इक्वेशन आ गई ना जो मैंने उधर ट्रिक में लिखी है। तो आप डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख सकते हो अगर ये ध्यान, ठीक है। अब यहाँ से ऑफ कोर्स r की पावर 10 इज इक्वल टू 1 को इधर शिफ्ट किया तो आया 1024। अब हमें पता है भाई कौन से नंबर की पावर 1024 होती है, 2। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए विच इज 2। ठीक, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द nth टर्म ऑफ अ सीरीज इज, अभी फिर वही बात है भाई, nth टर्म सीरीज का दे रखा है आपसे sn यानी सम ऑफ n टर्म्स पूछा, तो मैं तो वापस वही टेक्निक लगाऊंगा, ये मेरे को nth टर्म दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं n को 1 रख देता हूँ, ऑलराइट, लेट मी पुट n, या एक काम करते हैं इस बार n को 2 ही रख देते हैं डायरेक्ट, दो ऑप्शन का झंझट ही खत्म। n को 2 रखा, n को 2 रखा तो सबसे पहले n को 1 रखने पे a1 फर्स्ट टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म कितना आएगा भाई, 3 की पावर 1 माइनस 2 इंटू 1, राइट, दैट इज 3 माइनस 2 विच इज 1, ये मेरा फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द सेकंड टर्म ऑफ दिस सीरीज, second term of this series is 3 की power 2 minus 2 into 2, that is 9 minus 4, that is 5। यानी फर्स्ट टर्म इस सीरीज का 1 है, सेकंड टर्म इस सीरीज का 5। ये क्लियर है, दो टर्म आ गए मेरे पास। तो फिर S2 कितना होगा, दो टर्म्स का सम, तो वो A1 प्लस A2 होगा, तो यानी 1 प्लस 5 होगा मतलब 6 होगा। तो मुझे पता है कि मेरे को जो आंसर मिलना चाहिए वो 6 मिलना चाहिए जब मैं n को 2 रखूंगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल चेक ऑप्शंस। सो लेट्स टेक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या रखना है, n को 2 रखना है, रखो भाई। 3/2, 3 की पावर n यानी 9 माइनस 1 प्लस n की वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 3, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट। तो 9 माइनस 1 8 होता है, 8 से 2 कटेगा तो 4, 4 3 12, 12 प्लस 6 18। ये तो गलत हो गया बिकॉज मेरा आंसर तो 6 आ रहा है, मेरा आंसर तो 6 आना चाहिए था, तो दिस इज रॉन्ग, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। लेट्स गो टू ऑप्शन बी। ऑप्शन बी और ऑप्शन ए में फर्क देखो क्या है भाई, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस है, तो जब माइनस में ही आंसर मेरा बड़ा आ गया तो प्लस में तो आ ही नहीं सकता, तो बी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस लगाने पे भी आंसर मेरा बड़ा है तो प्लस में तो और बड़ा है, तो रिमूव इट। लेट्स गो टू ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में बोलता है, ऑप्शन बी तो गलत हो गया, लेट्स गो टू ऑप्शन सी। ऑप्शन बी सी बोलता है 3/2, 3 की पावर n यानी 9 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3, अभी ये हुआ, ठीक है। तो ये 3/2 8, 8 4 3 12, 12 माइनस 6, अब कितना आया 6, और हमारा आंसर भी 6 ही है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अभी इसमें दूसरा ऑप्शन कोई मैच करेगा ही नहीं बिकॉज ऑप्शन बहुत क्लोज, ठीक है। तो इसलिए द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। सो अगेन इट्स वेरी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस टेक्निक, ऐसे ही हमें एग्जाम में करना चाहिए। ऑफ कोर्स दूसरा तरीका ये होता है कि भाई आप क्या करो, आप SN निकालना है ना तो आप AN का सिग्मा कर लो, ये दूसरा तरीका होता है, ठीक है, जो कि सब्जेक्टिव पर्पस के लिए ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए जरूरत ही नहीं ये। तो इसको हम सिग्मा ऑफ 3 की पावर n माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा ऑफ n लिख लेते हैं। सिग्मा में से कांस्टेंट बाहर आ जाता है और प्लस माइनस भी अलग अलग हो जाता है, तो अब इसका सिग्मा जो है वो GP बना लेगा और इसका सिग्मा तो NN प्लस 1/2 होता है, AP बन जाता है। तो अब आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो एंड you'll get the answer, but don't do this in the exam, do like this, ठीक है। Let's go to the next question, question number 7. If the third term of a GP is 2/3 and sixth term is 2/81, find the first term, ठीक है। अभी हमें फिर से एक GP दी है, GP का हमें थर्ड टर्म कितना दिया है भाई 2/3, हमें पता है GP का थर्ड टर्म क्या होता है AR², राइट, और हमें GP का सिक्स टर्म कितना दिया है 2/81। अब GP का सिक्स टर्म क्या होता है AR5, ये ध्यान है, राइट। अब क्लियरली जब भी GP के दो टर्म्स दे रखे हैं तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। AP में सब्ट्रैक्ट करते हैं, GP में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आएगा 2/81 डिवाइडेड बाय 2/3, मतलब मैं दिस डिवाइडेड बाय दिस कर, ठीक है। तो मेरे पास आएगा AR5 डिवाइडेड बाय AR², A से A कट गया, R5 अपॉन R², R³ छोड़ देगा, ठीक है, R³ छोड़ देगा, इधर ये 2 से 2 कटेगा और 3 से ये 27 कटेगा, मतलब R³ की वैल्यू 1/27 हुई,
जो कि 1/3 का क्यूब होता है। इसका मतलब r की वैल्यू 1/3 हुई कि नहीं हुई? r की वैल्यू 1/3 हो गई, क्यूब रूट ले लिया दोनों तरफ, r क्यूब 1/3 क्यूब है तो r कितना हुआ भाई 1/3। अब इस r को 1/3 उठा के मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। ऑलराइट, तो इसको जब उठा के फर्स्ट में डालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, आई विल गेट a इंटू आर का स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। ये ठीक है, तो एक 3 से एक 3 कट गया तो a की वैल्यू कितनी आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 6। अब a और r आ चुका है तो मेरे से वो पूछ रहा है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ही पूछा है तो यही आंसर 6 ही मेरा आंसर, यही तो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। सो डिड यू अंडरस्टैंड, आपको दोनों टर्म्स को डिवाइड करना है। डिवाइड करने पे हमेशा ध्यान रखना, इतना भी करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ 6 है यहाँ 3 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना 6 और 3 का डिफरेंस, वही आपकी r की पावर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस 3 आया था इसलिए r का क्यूब आया, तो डायरेक्ट लिख सकते थे r क्यूब इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। If the ratio of sum of n terms of two APs is this, then the ratio of their mth terms is. Now this is a standard trick again. ठीक है, what is that trick? कि अगर मेरे को कभी भी sum of n terms of one AP divided by sum of n terms of another AP, suppose मैं Sn by Sn dash बोलूँ, ये एक AP ये दूसरी AP, और वो अगर मेरे को कुछ दे रखा है, कुछ दे रखा है मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ n दे रखा है, यहाँ पे भी कोई फंक्शन ऑफ n दे रखा है, ऐसा अगर उसने मेरे को दिया है तो उसका मतलब अगर मैं nth टर्म्स का रेशियो निकालने जाऊं इन्हीं दोनों एपी का, तो मेरे को सिर्फ क्या करना है, n की जगह 2n माइनस 1 रखना है, n की जगह क्या रखना है 2n माइनस 1, दैट्स इट, ये मेरा आंसर। इस ट्रिक को और डिटेल में समझना है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है उसको फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली ट्रिक आनी चाहिए तो ही फटाफट कर पाओगे। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज कितना दे रखा है, Sn by Sn डैश, वो मेरे को दे रखा है n+1 अपॉन n माइनस, तो यहाँ से Tn by Tn डैश कितना आएगा, तो मेरे को n की जगह क्या रखना है, क्या रखना है n की जगह 2n माइनस 1। ठीक है, तो 2n माइनस 1 रखा ऊपर, तो 2n माइनस 1 प्लस 1, नीचे भी रखा 2n माइनस 1 माइनस 1, ये रख दिया। ठीक है, अब ये रखने पे ऊपर तो देखो ये कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2n, नीचे 2n माइनस 2 बचा। ठीक है, अभी एक चीज और दिख रही है, ऊपर नीचे 2 कॉमन ला सकते हैं, 2 कॉमन लाएंगे अगर ऊपर नीचे तो भाई हमारा ये 2 कैंसिल होके क्या बचेगा, n is to n minus 1, ये रेशियो बचा कि नहीं बचा, n is to n minus 1, ये रेशियो बचा। ठीक है, अब इस रेशियो को देखो, ये तो आपने nth टर्म्स का रेशियो निकाला था, उसने आपसे किसका रेशियो पूछा है, mth टर्म्स का, तो भाई n की जगह m रखना है, दैट्स इट। nth टर्म्स का जब ये रेशियो है तो mth टर्म्स का क्या रेशियो होगा, m is to m minus 1, so the correct answer is option D, which is m is to m minus 1. Clear? Let's go to question number 9. If 2 plus 6 plus 10 plus 14 plus and so on up to x is 882, then the value of x is. अभी ये तो साफ नजर आ रहा है कि सीरीज एपी है। ठीक है, एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, ये आपको दिख रहा है, राइट। और इसका लास्ट टर्म हमें पूछा है ना, बेसिकली x पूछा है मतलब हमें लास्ट टर्म पूछा है, और सम ऑफ सीरीज हमें दे रखा है, तो लेट्स सी व्हाट इज गिवन टू अस। एपी गिवन है, ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, इसका फर्स्ट टर्म 2 है, इसका लास्ट टर्म x है, और इसका सम ऑफ एंड टर्म्स 882, ऑल दिस इज गिवन टू अस। ठीक है, लेकिन मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, आई डोंट नो द नंबर ऑफ टर्म्स। तो भाई सबसे पहली चीज क्या कर लेता हूं मैं, सबसे पहली चीज क्या कर लेता हूं कि s का फॉर्मूला लगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ s, द फॉर्मूला ऑफ s इज n by 2 a plus l, राइट। a कितना है 2, l कितना है x, l हमें नहीं पता, ये लिख सकते हैं। ठीक है, बट देन अगर हमें l नहीं पता बट स्टिल आई कैन फाइंड आउट l, l मतलब nth टर्म, nth टर्म मेरा a plus n minus 1 d होता है कि नहीं होता है। ठीक है, a मेरा कितना है भाई 2, n minus 1 d कितना है मेरा 4, ये लिख सकता हूँ। लेट्स सिंप्लीफाई दिस, 2 plus 4n minus 4 ब्रैकेट खोल दिया, 4n minus 2, ये मेरे l की वैल्यू आई कि नहीं आई, यानी x की वैल्यू आई कि नहीं आई, इसको उठा के मैं यहाँ डाल, तो अब मेरे पास क्या आ गया 882 इज इक्वल टू n by 2 2 plus 4n minus 2, इज दैट क्लियर। x की वैल्यू यहाँ उठा के डाल, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ओके, सो आई एम गेटिंग 882 इज इक्वल टू n by 2 into 4n, राइट। ये 2 से ये 4 कैंसिल, तो ये आया मेरा 2n स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इस 2 से इसको भी काट दूं तो 441 बचता है इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब बताओ अगर n स्क्वायर 441 है तो n कितना होगा भाई, n स्क्वायर 441 है तो n कितना होगा 21, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 21 आएगा।
इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को जो टर्म निकालना था ना x, वो 21st टर्म। अब तो बहुत सिंपल है भाई, इस n को उठा के यहाँ डाल देते तो हमें x मिल जाएगा। यही तो x था, ये जो l था वही x था। तो यहाँ पे n को मैंने 21 डाला, तो 4 into 21 minus 2, that's 84 minus 2. So the correct answer of this question is 82. Option C is the correct answer, 82. ठीक, let's go to the last question, question number 10. If y is equal to 1 plus x square plus and so on up to infinity, तो भाई इनफाइनाइट जीपी दिख गई। क्या दिख गई? इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम हमें पता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो सबसे पहले तो मैं y की वैल्यू निकाल लूँ। क्या हुई y की वैल्यू? a अपॉन 1 माइनस आर कितना है? x। ये y हुआ, लेकिन उसने मेरे से y नहीं, उसने मेरे से x पूछा है। किसके टर्म्स में पूछा है? ऑप्शंस देखो, y के टर्म्स में। तो अब सिंपल सी बात है भाई, मेरे को y इन टर्म्स ऑफ x पता है, इससे मेरे को x इन टर्म्स ऑफ y लाना है। सो व्हाट आई विल डू, आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो y माइनस एक्स वाई बराबर 1। ठीक है, अब मुझे तो x चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, इस x को यहाँ भेजूंगा और 1 को यहाँ भेज दूंगा। तो y माइनस 1 बराबर एक्स वाई आ गया। अब सिंस मेरे को x चाहिए तो y को डिवाइड करूंगा, तो मेरा x इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई आया कि नहीं आया? विच इज ऑप्शन A. So the correct answer of this question is option A. Is that okay? So that completes another 10 questions and this topic sequences and progressions. सारे अच्छे क्वेश्चंस और जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है या एमटीबी के क्वेश्चंस है वो मैंने लेने की कोशिश की है, और इन ट्रिक्स को अच्छे से समझ लो तो आप डेफिनेटली एक एक मिनट में ये सवाल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लंबे भी हैं, कुछ क्वेश्चन में पूरा पूरा सॉल्व भी करना पड़ता है, और ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि उन्हीं के लिए टाइम बचाने के लिए हमें ट्रिक्स आनी चाहिए। ऑलराइट, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीए फाउंडेशन का। नेक्स्ट वीडियो सेट जो होगा वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप